Question number 26 is Hadi Associates. HA or sole proprietor business is registered under Sales Tax Act 1990 as manufacturer, importer and is engaged in the manufacturing and supply of consumer products. Following information और फरवरी 2021 से मुतालिक इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी सप्लाईज यानी सेल्स का इन्फॉर्मेशन पहले दिया गया है। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स 26,30,000, इनके ऊपर आप 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। 26,30,000 का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से मुतालिक कुछ एडजस्टमेंट दी गई है सवाल में, तो हम इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, इसके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स भी चार्ज होगा और 3% से फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा 10,50,000। तो 10,50,000 का भी मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूँ क्योंकि इससे ही मुतालिक कुछ एडजस्टमेंट है सवाल के अंदर। नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू सऊदी अरेबिया। एक्सपोर्ट्स 15 लाख रुपए की हैं और एक्सपोर्ट्स हमेशा ज़ीरो रेटेड आइटम होता है और एक्सपोर्ट्स को हम ज़ीरो रेटेड के कॉलम में मेंशन कर लेंगे। इसके ऊपर 0% से सेल्स टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट इज़ परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। रजिस्टर्ड सप्लायर से टैक्सेबल गुड्स खरीदी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट टैक्स पे किया है 18,90,000 रुपये के ऊपर। सो 18,90,000 मैं अभी अपने वर्किंग नोट में मेंशन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे सवाल में इससे मुतालिक कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर 1 मिलियन। अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता। इस इन्फॉर्मेशन का मेरी टैक्स कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर 4,45,000, इसका भी मेरी टैक्स कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन तो सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड, यानी उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। अब देखते हैं हमें इसको क्या करना, कुछ प्लस माइनस करना है या नहीं करना। किस फिगर में? टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर यानी 26,30,000 में। गुड्स वर्थ 2,25,000, net of special discount of 75,000. These goods were sold to an associate undertaking. The special discount was not reflected on invoice. Now discount के केस में सेल्स टैक्स लॉ का प्रिंसिपल ये है, ये हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपने लोकल सप्लाई की डिटर्मिन करनी होती है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल्स टैक्स चार्ज हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट नॉर्मल होना चाहिए और सेल्स टैक्स इनवॉइस पे भी मेंशन हो। लेकिन इस सवाल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने स्पेशल डिस्काउंट दिया यानी ये नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है और फिर आपने इनवॉइस पे भी नहीं मेंशन किया, तो इसका मतलब 2,25,000 जिसमें 75,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया था, ये 75,000 का डिस्काउंट आप वापस जमा कर दें अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, क्योंकि सेल्स टैक्स अब आपको कैलकुलेट करना है जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर नहीं बल्कि पूरी वैल्यू के ऊपर। गुड्स वर्थ 1,20,000 सप्लाइड टू कस्टमर इन मुल्तान। मुल्तान में एक कस्टमर है, उसको 1,20,000 की आपने गुड्स सप्लाई कर दी। एच हैड रिसीव फुल पेमेंट इन नवंबर 2020। पेमेंट आप पहले रिसीव कर चुके थे ना। अब इसके लिए हमें रेफ़र करना होगा डेफिनेशन ऑफ सप्लाई को। सो जो सप्लाई का डेफिनेशन है वो टैक्स लॉ ने हमें ये टाइम ऑफ सप्लाई को। सो टाइम ऑफ सप्लाई के केस में टैक्स लॉ ये कहता है कि जब गुड्स डिलीवर की जाएँ या अवेलेबल की जाएँ तब वो सप्लाई ट्रीट होगा और तभी उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। अब चूंकि आपने पैसे नवंबर में लिए थे तो नवंबर में तो वो सेल ट्रीट नहीं होगा बल्कि अब ट्रीट होगा। और अब अगर ट्रीट हो रहा है सेल और ये जो गुड्स 1,20,000 की हैं ये अब सेल ट्रीट होगी और ये शामिल है सेल्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर में, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी फिगर शामिल है और ये ठीक शामिल है, तो इसकी मुझे कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी नो प्लस और माइनस रिक्वायर्ड इन द मेन फिगर। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड सेल्स ऑफ 1,30,000 टू एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर को अगर आप सेल करते हैं तो उस पर 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। तो एंड कंज्यूमर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में से, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 17% सेल्स टैक्स चार्ज होना है और इसको इधर शामिल कर लेते हैं क्योंकि इन सारी फिगर्स पे भी सिर्फ 17% ही आउटपुट टैक्स चार्ज होना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड गुड्स वर्थ 1,00,000 परचेज फ्रॉम हक एंटरप्राइजेस ऑन 5 फरवरी 2021। On 20 फरवरी 2021, Huck Enterprises informed that with effect from 1st फरवरी 2021, its registration has been suspended by the commissioner. अगर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाए, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएं, तो आपके जिससे आपने ख़रीदारी की है अगर वो बंदा उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई है तो इसका इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते आप।
ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिटर्न फाइल करते हुए मालूम है तो ये हमें मालूम है 1 लाख रुपए का हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, और परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर में ये शामिल है। और अगर ये शामिल है तो हक एंटरप्राइजेज़ की परचेजेस हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, इसका हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ गुड्स वर्थ 85,000 परचेज इन कैश। कैश में अगर आपने कोई सामान ख़रीदा है तो उसके लिए सेल्स टैक्स लॉ की प्रोविज़न ये है कि सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है 50,000 से ज़्यादा की चीज़ की ख़रीदारी करते हुए आप बैंकिंग चैनल से पे करेंगे, और सिर्फ यूटिलिटीज़ के केस में आपको रियायत हासिल है। अब चूंकि ये तो आपने परचेजेस की हैं तो इसलिए 85,000 की परचेज़ जो है इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, और इसको आपको परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में से माइनस कर देना चाहिए। गुड्स वर्थ 50,000 परचेज फ्रॉम AB ट्रेडर्स, द सप्लायर डिड नॉट डिक्लेयर द सेल्स ऑफ दीज गुड्स इन इट्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। जिससे आप सामान ख़रीद रहे हो वो 50,000 की जो सेल कर रहा है वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में दिखाई नहीं रहा इसको। नाउ अब सेल्स टैक्स लॉ की प्रोविजन इस पे ये है कि सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है कि टैक्स क्रेडिट जो नॉट अलाउड है, अगर ऐसी गुड्स हैं जिसका के आप जिससे आपने ख़रीदारी की है, द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, या तो ये अगर वायलेशन हो और तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। और दूसरा ये कि अगर आपने परचेजेस की हैं और गुड्स वो सप्लायर ने अपनी सेल्स में शामिल शो नहीं की, from the date to be notified by the board, such goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier in his return। तो अगर वो उसने अपनी सेल्स के तौर पे शो ही नहीं की हुई तो आप उसका इनपुट टैक्स आपको टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो AB ट्रेडर्स ने काम किया उन्होंने अपनी सेल्स के तौर पे शो नहीं किया 50,000 को, तो हम इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो ये 50,000 का ट्रांजैक्शन भी हम यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स वर्थ 1.5 लाख वर यूज इन द बिजनेस मीटिंग फॉर प्रमोशन ऑफ HA's बिजनेस। ना अब ये सेल नहीं हुआ 1.5 लाख का सामान, बल्कि आपके एक बिजनेस मीटिंग में इस्तेमाल हो गया। तो टैक्स लॉ ने इसमें सप्लाई के डेफिनेशन में ये कहा है कि अगर आप अपनी प्रोड्यूस्ड अपनी बनाई हुई चीज़ को इफ़ यू आर पुटिंग इट टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज़, तो फिर वो शामिल है सप्लाई में, इट इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो अब देखना ये होगा कि क्या आप मैन्युफैक्चरर भी हैं या नहीं हैं, उससे फैसला होगा कि क्या मैं इसको सेल 1.5 लाख को सेल ट्रीट करूँगा या नहीं करूँगा। तो मेन इन्फॉर्मेशन अगर आप सवाल का देखें तो इसमें लिखा हुआ है एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और वो आप रजिस्टर भी एज मैन्युफैक्चरर कम इम्पोर्टर हुए हैं। तो आप मैन्युफैक्चरर हैं तो इसका मतलब मैन्युफैक्चर्ड आइटम अपने ही बिजनेस मीटिंग में इस्तेमाल हुआ है तो 1.5 लाख रुपए सेल्स के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, और इसके ऊपर आपने बिल्कुल बिजनेस मीटिंग में जो चीज़ इस्तेमाल की है 1.5 लाख रुपए की, उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स 17% से गवर्नमेंट को अदा करना है। A machine costing 25 lakh was acquired and commissioned into operation in February 2021. The machine was used for both taxable and zero rated supplies. टैक्सेबल और ज़ीरो रेटेड सप्लाई, तो ज़ीरो रेटेड भी टैक्सेबल सप्लाई ही होती है एक्चुअली। और 25 लाख रुपए को आपने यूज़ किया मशीनरी को फॉर ज़ीरो रेटेड एंड अदर, तो इसका मतलब इसको इन दो के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होना है, 17% से इसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। Electricity bill of 90,000 for the month of September 2020 was paid in October. However, related input tax 13,000 still inadvertently remained unclaimed. So 90,000 रुपये का इनपुट टैक्स है जो कि आपने क्लेम नहीं किया। सॉरी, 90,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जिसका कि इनपुट टैक्स जिसमें कि 13,000 रुपये है। तो 13,000 रुपये का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का इनपुट टैक्स है वो बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हैं, 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स में क्लेम किया जा सकता है, और आप इसको यहाँ पे इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर लेंगे। The auditors have proposed to make provision of 50% obsolete against obsolete and expired stock. So ये जो ऑडिटर्स जितनी भी प्रोविजंस बना रहे हैं इसका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना तो ये सप्लाई है ना ये डिस्पोजल है, ये कुछ भी नहीं है सेल्स टैक्स लॉ के कानून के मुताबिक। सेल्स टैक्स क्रेडिट ऑफ 4,15,000 हैज़ बीन ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड। सो 4,15,000 मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है, तो जो इनपुट टैक्स मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड है उसको मैं यहाँ पे इनपुट टैक्स बना लूँगा।
अब हम सवाल को कंक्लूड कर लेते हैं, अपनी वर्किंग्स को पहले फाइनल करते हैं। 28,35,000 है मेरी सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। सो 28,35,000 टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर 17% से आप सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट मेरी वर्किंग है सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो कि है 9,20,000 की। ये जो 9,20,000 है, इसके ऊपर दोनों अमाउंट्स कैलकुलेट की जाएंगी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। 9,20,000 17% से सेल्स टैक्स और 3% से फर्दर टैक्स। सो यहाँ पे अब हमारे पास आउटपुट टैक्स का फिगर फाइनल हो चुका है और वह सप्लाईज़ की वैल्यूज़ भी फाइनल हो चुकी हुई हैं। 27,600 आउटपुट टैक्स नहीं है बल्कि फ़र्दर टैक्स है। अब आप अपनी जो परचेजेज़ हैं उसको टोटल कर लें, 16,55,000 रुपये। इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको अपॉर्शन कर देंगे अपनी वैल्यूज़, ये जो 15 लाख और 39,05,000 है, इस प्रोपोर्शन में। और इसके ऊपर से जो 17% का सेल्स टैक्स बनता है वो रेलिवेंट सेल्स में क्लेम हो जाएगा। इसी तरह मशीन का जो इनपुट टैक्स है वो भी क्लेम हो जाएगा। हाँ, जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं जिनके ऊपर 17% सेल्स टैक्स चार्ज हुआ था सेल्स में, उनसे रेलिवेंट इनपुट टैक्स के ऊपर 90% की लिमिट नहीं लगनी, इसलिए मैं इसको अलग कॉलम में फ़िलहाल लिख रहा हूँ। सो अब ये मेरी इनपुट टैक्स फाइनल हो गई 6,27,662 रुपये। और मैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स जिस वक्त बनाऊँगा तो इट इज़ 5,97,000, तो कम फिगर 5,97,000 बनती है। तो हम 6,63,850 में से ये माइनस करेंगे एंड दिस 66,385 इज़ द सेल्स टैक्स पेएबल। जबकि 3,07,054 रुपये का पूरा इनपुट टैक्स मैं क्लेम कर सकता हूँ फिक्स्ड एसेट्स का। सो ये फिगर्स जो ऊपर मैंने फाइनलाइज़ की, ये मेरी अपनी जो टैक्स कैलकुलेशन बनेगी वो इस तरह से प्रेजेंट करूँगा। ये प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए ग्रे बॉक्स दिया हुआ है कि आपने इस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है। आउटपुट टैक्स 6,63,850 यहाँ से मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद परचेजेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल और इनपुट ब्रॉड फॉरवर्ड, ये टोटल मेरा 6,27,662 बना था। सो ये 6,27,662 की फिगर हमने ऊपर फाइनल की हुई है और ये 90% है ऑफ आउटपुट टैक्स। सो ये जो 90% वाली फिगर कम है तो इसलिए यही माइनस की जाएगी और फिर हम 597 जब माइनस करेंगे तो ये सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा। इसमें से हम पूरे का पूरा ये जो फिक्स एसेट्स का 3,07,054 है इसको माइनस कर सकते हैं। तो इस पूरे को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास सेल्स टैक्स का कैरी फॉरवर्ड या रिफंड का फिगर बन जाएगा। जो इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड होना है, चूँकि यहाँ पे 90% की लिमिट अप्लाई हुई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा और नेक्स्ट मंथ में हम इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। फर्दर टैक्स 27,600 ये एज इट इज़ पेएबल होता है, इसको अलहदा से मेंशन करना होता है आपने 27,600। और जो 1,99,635 है ये ज़ीरो रेटेड का रिफ़ंड है और इसको भी अलहदा से आप मेंशन करेंगे, नेट ऑफ नहीं करेंगे बाकी फिगर्स के साथ। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन। इसमें आपका कोई सवाल होगा तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।